जय भीम साथियों। ये कहानी साल 1955 के उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल मच गया था कि न केवल सत्ता के समीकरण बदल गए बल्कि लोगों के विश्वास और उनके सोच में गहराई से परिवर्तन आ गया। उस समय राजनीति के रंगों में कई मतभेद और गठबंधन और प्रतिद्वंदी दलितों का अदला बदली चल रही थी। राजनीतिक परिदृश्य में मुखर थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने की ठान रखी थी, और एक उभरती उनकी आवाज थी दलित राजनीति की, जिसे मायावती ने अपने चरित्र और दृढ़ निश्चय के स्वरूप में दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह दौर था जब सत्ता की भूख में लोग न केवल उनकी अपने आदर्श, स्वार्थ और तरजीह देते थे बल्कि किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने से भी पीछे नहीं हटते थे। उन दिनों की राजनीति में हर कदम पर चालाकी, धोखा और धड़ी और विश्वासघात का अंधेरा मंडरा था। मायावती, जिनके चेहरे पर मासूमियत की झलक के साथ साथ एक अटूट आत्मविश्वास भी झलकता था, उनके अपनी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ देखे थे। उसी दौर में एक ऐसा दिन भी आया जब उन्होंने ही अपनी पार्टी के गुंडों द्वारा उनको निशाना बनाया गया। 2 जून के उस दिन लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में जब मायावती अपने ही उस गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठकर रही थी तो अचानक से माहौल में हिंसा की आग भड़क उठी, और उसी कमरे में जब मायावती बंद कमरे में भर्ती गालियों और धमकियों की बौछार होने लगी, उसी समय जब किसी का और उनके भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह हमला केवल एक राजनीतिक दांवपेच की शुरुआत है, बल्कि जो बाद में संपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति के नक्शे को बदलने वाला था। जब मायावती उनके क्षण में एक ऐसी स्थिति में फंसी हुई थी जहां उनकी जान भी खतरे में थी, जब किस्मत की मेहरबानी या शायद उस वक्त की राजनीतिक चालों में किसी भी तरह भाग्यशाली मुराद थी, बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने समय रहते उन्हें बचा लिया था और उस भीषण भीड़ से बाहर निकालने का साहसिक कदम उठाया। ब्रह्मदत्त का ये कदम न सिर्फ केवल उनके मायावती की जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ बल्कि आगे चलकर उनकी राजनीति और उनकी विचारधारा और उनकी पहचान में एक नया अध्याय जोड़ दिया। और उसी दिन के बाद मायावती ने अपने पहनावों में भी अलग बदलाव किया। पारंपरिक पोशाकों को त्याग कर उन्होंने सूट अपनाया, जो उनके आत्मविश्वास और एक नए राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। और इस घटना के बाद बीजेपी की उन सरकार और जब समर्थन में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला यानी मुख्यमंत्री बनी, वह पल था जब मायावती उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया जिसने दलित समुदाय को न केवल राजनीतिक मंच पर एक नई पहचान दी बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सत्ता तक पहुंचने के लिए कभी कभी उन हालातों और कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। यह वह घटना थी जिसे रचने वाले लोग सोचते थे कि जब मायावती को तोड़कर रख दिया जाएगा, लेकिन वह उसी हमले से और उसी भी मजबूत बनकर उभरी। राजनीति की दुनिया में ये सदैव याद रखना चाहिए कि सत्ता की भूख में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं या धोखा कर सकते हैं। सियासत कभी भी विचारधाराओं की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि एक ऐसी मायावती के साथ शतरंज के खेल की तरह थी जिसमें मोहरे अपने अपने हित में बदलते रहते थे। कभी कभी
जब डर कर या कभी बदलाकर या फुसलाकर या सीधे रास्ते से हटाकर सत्ता तक पहुंच जाता था और इसी खेल में जीतने वाला ही नायक बन जाता था और हारने वाला इतिहास की धूल में समा जाता था। और उसी समय हिंदुत्व की लहर पूरे जोश में थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए और ऐतिहासिक दिन था जिससे राजनीति में तूफान की आहट सुनाई देने लगी। माहौल के ऐसे लग रहा था कि बीजेपी अपने विरोधियों को एक एक करके धूल चटा देगी और इसी बीच जनता दल के अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया था, जबकि इसी समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के काशीराम ने भी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी। दलित वोट बैंक पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी, लेकिन बीजेपी की सरकार उभरते स्वर के सामने अकेले लड़कर कोई भी जीत की गारंटी नहीं ले सकता था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम दोनों ने महसूस किया था कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो साथ आना ही होगा। ये गठबंधन अजीब जरूर था, लेकिन राजनीति में मजबूरी ही नए रिश्तों का निर्माण कर देती है। जब दोनों ने मिलकर कदम बढ़ाया तो उनका आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया। बीजेपी जय श्री राम के नारे पर आगे बढ़ती रही थी, लेकिन इस नए गठबंधन ने भी एक नया नारा ला दिया, जिसे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जैसे श्री राम का ये नारा न केवल उत्तर प्रदेश की गलियों में गूंजा, बल्कि चुनावी गणित को भी बदल कर रख दिया। राजनीति की एक बाजी किसके जीती ये एक रहस्य बना रहा, लेकिन इतना ही तय था कि सत्ता तक पहुंचने का खेल केवल विचारधाराओं की लड़ाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा खेल था जिसमें मोहरे कब कैसे और किसके खिलाफ रहे ये वक्त ही तय करता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल में उस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। समाजवादी पार्टी ने 266 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर दाव लगाया और 67 सीट अपने नाम कर ली। और इसी जीत हार के बाद दोनों दलों ने हाथ मिलाया जब और गठबंधन सरकार बना ली। शुरुआती में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा गठबंधन के भीतर मतभेद और कड़वाहट धीरे धीरे उभरने लगी। मुलायम सिंह यादव को जब ये एहसास होने लगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी अचानक अपना समर्थन वापस ले लेती है तो उनकी सरकार झटके में गिर सकती है, ये डर धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। 23 मई 1995 में वो दिन था जब मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से मिलने की कोशिश की, लेकिन काशीराम ने मिलने से इनकार कर दिया। ये बड़ा इशारा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी रात काशीराम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन को फोन किया और बातचीत गठबंधन को लेकर थी, परंतु उस समय काशीराम की तबीयत काफी खराब थी। अस्पताल में भर्ती हालत में उनके पास और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा और मायावती मौजूद थे। काशीराम ने मायावती को पास बुलाया और सीधे सवाल दाग दिया, क्या तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? मायावती कुछ सेकंड के लिए चुप रही, परंतु उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक रहा था और साफ चमक रहा था। काशीराम ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक दस्तावेज बढ़ाया और ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र था। उस क्षण से रास्ता पूरी तरह साफ हो गया और 1 जून साल 1900 से 1955 इन 5 सालों को मायावती ने राज्यपाल की मुलाकात की और बीजेपी के उन समर्थन पत्र को दिखाकर अपना दावा पेश कर दिया। और ये राजनीति का वह मोड़ था जिसने न केवल सिर्फ सत्ता के समीकरण को बदल दिए, बल्कि आने वाले वर्षों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा असर डाला। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। बहुजन समाज पार्टी ने अधिक
रूप से समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। और इस नए समीकरण से मुलायम सिंह यादव की चिंता और बढ़ गई। 2 जून 1955 को मायावती ने लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई और वह बैठक केवल एक साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि सत्ता की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत थी। उस दिन माहौल पर से ही तनावपूर्ण था, लेकिन तभी गेस्ट हाउस में एक और बड़ा झटका लगा। बसपा के 12 विधायक राज बहादुर की अनुयायी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह यादव को लगा कि अब उनकी सरकार बच जाएगी, लेकिन राजनीति में हर दाव उतना आसान नहीं होता। दल बदल कानून के तहत सरकार बचाने के लिए बसपा के कम से कम 1/3 विधायक टूटनी चाहिए थी, जो कि होने वाला नहीं था। और इसी बीच जैसे ही समर्थन वापसी की खबर फैल गई, मुलायम सिंह यादव की टेंशन और बढ़ गई। सत्ता उनके हाथ से फिसलती दिख रही थी। उन्होंने अपने समर्थकों को खुला आदेश दे दिया कि गेस्ट हाउस में मौजूद मायावती के विधायकों को तोड़ना है, या डराकर, धमकाकर या उनको मनाकर भी। इसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों और बाहुबली ताकतों की भीड़ गेस्ट हाउस की ओर जुट गई। माहौल अब उग्रता की चरम सीमा पर पहुंच चुका था और इसी बीच मायावती उस समय एक अलग ही कश्ती में सवार थी। अपने विधायकों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठक कर रही थी, जहां उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। कोई भी नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। तब गेस्ट हाउस के बाहर जोर जोर से दरवाजे खटखटाने की और पीटने की आवाज आने लगी। बाहर से अपशब्दों और जाति सूचक शब्द की बौछार होने लगी और बाहर की भीड़ जोर शोर से दरवाजे तोड़ने की जुट गई थी। अंदर तक बंद कमरे में बैठे मायावती और उनके विधायकों के लिए एक डरावना मंजर था। उस शाम की 4 से 6 बजे तक गेस्ट हाउस में मायावती वहां पे पूरी तरह से युद्ध के मैदान पर बन चुका था। तभी समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आमने सामने से गालियां, धक्का मुक्की और लात घूंसे हो रहे थे। चारों ओर उनकी ही अफरा तफरी मच गई थी और कई लोग घायल भी हो चुके थे। फिर भी उस हिंसा को रोकने वाला कोई नहीं था। बसपा के विधायक आरोप लगा रहे थे कि उन्हें जबरदस्ती, डराकर, धमकाकर और मार पीट कर, कभी कभी तो जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश की गई थी। माहौल इतना खतरनाक था कि कई विधायक खुद को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे थे, तो कुछ लोग जबरदस्ती गेस्ट हाउस के उन कॉन्फ्रेंस रूम में बाहर घसीटा जा रहा था। इस पूरे दौरान मुलायम सिंह यादव ने उनके कॉन्फ्रेंस रूम को और पुलिस को चुप रहने का इशारा कर दिया था, जिससे यह साफ हो गया था कि सत्ता के खेल में किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे थे। पुलिस जो उस दिन खुद भी एक तमाशा देखती रही और किसी भी की कदम पर हस्तक्षेप करने से चूक गई। लोग चीखते चिल्लाते रहे और उस भीषण माहौल में उन्होंने केवल सिगरेट के लत से लेते रहे। सत्ता की यह लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। मायावती उस कमरे में बंद थी जहां बाहर जब उम्मीद भीड़ उनकी सरकार को गिराने के लिए तैयार थी और शाम ढलते ढलते हालात में कुछ सुधार आने लगे और आखिरकार जिला अधिकारी राजीव फिर पुलिस टीम के साथ पहुंच गए और जब भीड़ धीरे धीरे हटाने का प्रयास किया गया, इसी दौरान राज्यपाल ने अतिरिक्त पुलिस बल और उनके भेज दिए। जबकि समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ तो वो भागते हुए निकल गए। और जब माहौल थोड़ा शांत हुआ,
और सुरक्षा के इंतजाम मजबूत हुए, तब मायावती कमरे से बाहर निकली और उसी दिन सत्ता की लड़ाई का खेल अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था। वो अगले दिन ही 11 बजे मुलायम सिंह यादव ने गुस्से में तत्कालीन कलेक्टर राजीव खेर का उनके ट्रांसफर कर दिया। उसी दिन के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गेस्ट हाउस में बिजली और पानी तक काट दिए थे। जबकि ये खबर काशीराम तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मायावती के लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन मायावती ने उस परीक्षा में सफल होकर दिखाया और अपनी जगह बना ली। अगले ही दिन 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बना ली गई और इसी बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला था। कुल 282 विधायक मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ और अध्याय लिखने में सफल रहे। मायावती मुख्यमंत्री बन गई और मुलायम सिंह यादव को सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की यादें और उस हिंसा की घटनाएं मायावती के दिल में गहरे जख्म की इस तरह बस गई। जब भी वे मंच पर खड़ी होती, इस घटना का जिक्र करना अनिवार्य हो जाता था, क्योंकि वह उनके जीवन के उन दर्दनाक पलों की याद दिलाती थी जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकती थी। इसका न केवल एक और अहम किरदार था ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरे में से एक थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्रह्मदत्त त्रिवेदी एक चेहरे थे जब मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी, क्योंकि जब भी संकट की घड़ी आई, ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने बिना किसी मोड़ हिचक के अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब साल 1997 की बसंत पंचमी की रात फरवरी के एक सर्द सुबह ब्रह्मदत्त त्रिवेदी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भटकते हुए लौट रहे थे। उनके दोस्त रामजी अग्रवाल के भतीजे के तिलक समारोह से निकलते ही जैसे ही उन्होंने अपनी कार का दरवाजा खोला, गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ ही सेकंडों में ब्रह्मदत्त का बलिदान हो गया और उस रात की वह घटनाएं आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गहरे घाव की तरह है। जब मायावती को ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की मौत की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। राजनीति में विश्वासघात की कहानियां आम बात थी, लेकिन इस बार का धोखा उनके दिलों को अंदर से चीर गया था। देखने वालों का कहना था कि उस गोलीबार में ब्रह्मदत्त त्रिवेदी के साथ उनके सुरक्षा गार्ड ब्रिज किशोर तिवारी की भी मौत हो गई थी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। गेस्ट हाउस कांड के दौरान जब मायावती पर हमला हो रहा था, तब ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे और उनके साहसिक कदम पर उस भीड़ को चकित कर दिया था जो मायावती को मारने के लिए जुटी हुई थी। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को जबरन किडनैप करके उनके समाज मुख्यमंत्री के सामने पेश कर रहे थे ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने अकेले ही गेस्ट हाउस के अंदर प्रवेश किया और उग्र भीड़ से भीड़ गए कि किसी वकील की तरह नहीं, किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वीरता का मूल्य उनकी जान से तोला गया और उसी दिन की घटनाओं से उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया था। मायावती के लिए ये केवल एक राजनीतिक मोड़ नहीं था, बल्कि एक जीवन भर दर्द और संघर्ष भी बन जाता गया। और ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की मौत ने राजनीतिक में उस विश्वासघात और धोखे की सच्चाई को उजागर कर दिया
जिसे देखना किसी के भी दिल को कांपने पर मजबूर कर देता था। उनके जाने के बाद मायावती ने कभी इस घटना को भूलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को एक ऐसे मोड़ पर मोड़ दिया। तो दोस्तों, मायावती के इस संघर्ष के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का वीडियो बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब आम्बेडकर को पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नीचे कमेंट में जय भीम जय भारत अवश्य